हेलो फ्रेंड, मैं विशाल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमवी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड टॉपिक थर्ड, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग केवल फार्मूले पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है तो इस पर्टिकुलर एरिया से होकर गुजरने वाला जो हमारे पास फ्लक्स होगा वह वेक्टर ई इंटू ए होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल पर्टिकुलर एरिया अगर हम बात करेंगे तो इससे होकर गुजरने वाला स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वेक्टर ई इंटू डी ए, दैट मीन्स ई डी ए कास थीटा, वेयर थीटा जो होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर ई इंटू डी ए, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कोई फ्लक्स हमारा फाई ई है तो इससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू डी ए। इफ़ अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो हमारा इससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, दैट मीन्स ई इंटू डी ए होगा। जहाँ ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो ये ई ए कॉस थीटा होगा, ठीक है, वेयर थीटा भी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी 2025 में इसी से फार्मूला पूछा गया है जहाँ पर ये आपको एरिया फाइंड करने के लिए दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला की बात कर रहे हैं, जे मेंस में नेक्स्ट फार्मूला से पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हमारा होगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए इंटू एन कैप, वेयर एन कैप बी द यूनिट वेक्टर। अब एन कैप बी द यूनिट वेक्टर है। अब क्वेश्चन में जे मेंस में क्वेश्चन में डायरेक्ट एन कैप की वैल्यू दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इट इज़ स्केलर क्वांटिटी होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट मीटर होती है या न्यूटन मीटर के पावर -2 केल्विन के पावर -1 होता है, ठीक है। फॉर 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरिंग इनटू द बॉडी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरिंग इनटू द बॉडी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह निगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिविंग आउट ऑफ द बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। टोटल फ्लक्स फ्रॉम थ्रू दिस सरफेस एरिया या क्लोज्ड सरफेस एरिया, तो फ्लक्स इनसाइड प्लस फ्लक्स आउटसाइड। तो यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्लोज्ड सरफेस के लिए 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ होता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स जो होता है वह क्यू इनसाइड और एप्सिलॉन 0 के रेशियो को गॉस लॉ बोलते हैं। किसी भी गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स जो होगा वह उस सरफेस से होकर गुजरने वाला क्यू इनसाइड एप्सिलॉन 0 के रेशियो को गॉस लॉ बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स नेट चार्ज क्यू इनसाइड क्लोज्ड बाय द सरफेस, दैट मीन्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0 के रेशियो को इलेक्ट्रिक गॉस लॉ बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास चार्जेस Q1 है, प्लस Q2 है, प्लस Q3 है, माइनस Q4 है। तो इस गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स जो होगा वह इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए, दैट मीन्स Q इनसाइड एप्सिलॉन 0 होगा। Q इनसाइड मतलब इस गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला टोटल जो चार्जेस होगा Q इनसाइड होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन 0, वेयर क्यू इनसाइड जो होगा वो चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस या टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। वेक्टर ई जो होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। इस टॉपिक से रिलेटेड जेई में एक क्वेश्चन पूछा गया है अभी, ठीक है। जेई में क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किन किन चार्जर के कारण होगा, तो बस यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी हम प्रीवियस लेक्चर में अभी देखे हैं, प्रीवियस
में देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी ए होता है। तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन जीरो के रेशियो को गॉस लॉ बोलते हैं। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरिंग इनटू द बॉडी रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इनसाइड निगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिविंग आउट ऑफ द बॉडी होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होगा। टोटल अगर फ्लक्स की बात करें तो फाई इनसाइड फाई आउटसाइड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस के लिए जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म अगर मैं कराऊँ सिलेंडर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसमें सिलेंडर से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई जो होता है वह वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए होता है। तो वेक्टर ई मतलब वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब पर्टिकुलर एरिया। तो इस सिलेंडर से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा इसकी पर्टिकुलर एरिया कितनी होगी, एक सर्किल है तो दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये भी सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर। अब इसके आउटसाइड जो होगा मतलब ऑन द सिलेंडर पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, पर्टिकुलर एरिया का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एंगल जो होगा 90 डिग्री। तो इसके ऊपर से होकर गुजरने वाला मतलब ऑन द सिलेंडर से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो हमारा जीरो होगा, क्योंकि वेक्टर ई और डी ए के बीच में एंगल होगा। तो केवल हमारे पास दोनों साइड से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस होगा। तो अब हम ये समझते हैं कि फाई इन साइड जो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है तो फाई इन साइड जो होगा वो हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंटरिंग इनटू द सरफेस है। तो दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड जो होगा वो प्लस पाई आर स्क्वायर ई होगा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही सेम अगर मान लीजिए कोई हमारे पास हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी हमारा जीरो होगा। तो दैट मीन्स फाई इन साइड जो होगा वो माइनस पाई आर स्क्वायर ई होगा। ठीक है, फाई आउटसाइड जो होगा वो प्लस पाई आर स्क्वायर ई होगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा फाई इन साइड प्लस फाई आउटसाइड इक्वल टू जीरो। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास क्यूब है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा इसकी पर्टिकुलर एरिया का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो फाई इनसाइड जो होगा वो हमारे पास होगा माइनस ए स्क्वायर ई, फाई आउटसाइड जो होगा वो प्लस ए स्क्वायर ई होगा। तो सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू दिस क्यूब जो होगा वो फाई इनसाइड फाई आउटसाइड दैट मीन्स जीरो होगा। सेम ऐसे ही एज इट इज अगर मान लीजिए कोई चार्ज हेमिस्फीयर पर रखा गया है, अगर मान लीजिए ये हेमिस्फीयर हमारे पास है, इस हेमिस्फीयर से अगर किसी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो फाई इक्वल टू क्यू बटे टू एप्सिलॉन जीरो होगा। फाई इक्वल टू क्यू बटे टू एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है, स्फीयर से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फिर भी वह भी जीरो होगा। तो फाई इनसाइड हमारा जो होगा इसका हम जो सॉल्व करते हैं वो एरिया प्रोजेक्शन इज अ सर्किल। देख एरिया प्रोजेक्शन हमारा क्या होगा, सर्किल। तो पाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इनसाइड पाई आर स्क्वायर कैपिटल ई होगा, आउटसाइड क्या होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल ई। तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोन है तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह 1/2 आर इंटू एच इंटू ई होगा। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एरिया प्रोजेक्शन इज ए ट्रिंगल हुज बेस हमारा क्या होता है, बेस हमारा 2r होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है क्यू चार्ज क्यू ऑन द सर्कुलर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो हमारा क्यू बटे टू एप्सिलॉन जीरो होगा। अब जे 2024 में क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये हमारा टॉपिक है नोट नंबर फर्स्ट। देखिए पहला क्या करा है, इफ अ बॉडी कंटेन स्मॉल क्यू एट इट्स सेंटर, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच हाफ ऑफ द सरफेस विल बी क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। अगर कोई बॉडी कंटेन हो और इट्स सेंटर पर चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ईच हाफ ऑफ द सरफेस विल बी कितना होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। नेक्स्ट नोट नंबर सेकेंड जो रहा है, इफ़ द सेम बॉडी हैव एन आइडेंटिकल फेसेस, अगर मान लीजिए कोई सम बॉडी है जिसके एन आइडेंटिकल फेसेस हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ईच फेसेस विल बी जो होगा क्यू बटे एन एप्सिलॉन जीरो होगा। क्लियर, क्यू बटे एन एप्सिलॉन जीरो होगा, क्यू बटे एन एप्सिलॉन जीरो।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई चार्ज Q है ऑन एज, ठीक है, द चार्ज Q ऑन एज ऑफ द क्यूब अगर है तो उससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह फाई इक्वल टू क्यू बटे 8 एप्सिलॉन 0 होगा। क्या होगा? फाई इक्वल टू हमारा होगा क्यू बटे 8 एप्सिलॉन 0। ये नीट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नीट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए किसी क्यूब के अंदर, मान लीजिए व्हेन अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब द फ्लक्स कमिंग आउट एनी वन ऑफ इट्स फेसेस विल भी जो होगा वह आपका Q बटे 6 एप्सिलॉन 0 होगा। क्या हो? Q बटे 6 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अगर ये क्यूब है तो क्यूब से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह Q बटे एप्सिलॉन 0 होगा। क्या होगा? Q बटे एप्सिलॉन 0। यही नीट में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर मान लीजिए कोई क्यूबाइड है, ये JEE 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मान लीजिए कोई क्यूबाइड है हुज जिसकी साइड जो है वो 2L है, अगर मान लीजिए इसकी अपर साइड अगर L है तो इस सरफेस से होकर गुजरने वाला जो होगा, स्क्वायर के सरफेस से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स जो होगा वह हमारा Q बटे 6 एप्सिलॉन 0 होगा। अब अगर मान लीजिए कोई क्यूब है उसके एक वन कॉर्नर पर अगर कोई चार्ज रखा होगा तो उसके एक फेस से होकर गुजरने वाला जो होगा वह हमारा क्या होगा? Q बटे 24 एप्सिलॉन 0 होगा। यह भी हमारा Q बटे 24 एप्सिलॉन 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच रिलेशन हमारा क्या होगा? डी ओमेगा इक्वल टू 2π1 माइनस कास थीटा। और अगर मान लीजिए कोई ये हमारे पास ये डिस्क है, डिस्क से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वह फाई इक्वल टू Q बटे 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अगर मान लीजिए कोई इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हो जिस पर चार्जेस जो है वो प्लस Q है, इस चार्जेस के इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस से r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो डायरेक्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो कैपिटल E बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे r होगा, या इसको मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू 2k लैम्डा बटे r होगा, ठीक है। अब इसको अगर डेरिवेशन करने की बात करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगा दीजिए, गॉस लॉ लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इक्वल टू वेक्टर E इंटू DA Q इनसाइड अपन एप्सिलॉन 0 लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर रखना चाहूँगा तो कैपिटल E इक्वल टू होगा 1/2 एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे r इंटू यूनिट वेक्टर r होगा, ठीक है। E और R इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँगा तो एक रेक्टेंगल हाइपरबोला बनता है। कैसा बनता है? एक रेक्टेंगल हाइपरबोला बनता है, क्योंकि E जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ये रेक्टेंगल हाइपरबोला बनता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड JEE 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए कि ये हमारे पास है कर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस Q चार्ज या इलेक्ट्रॉन of mass small m in a circle of radius small r around a infinity long line charge of linear charge density lambda. Find the velocity of electron, kinetic energy of electron, angular velocity, time period. तो मान लीजिए अगर कोई लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है, इस पर प्लस Q चार्ज है, तो इस लाइन ऑफ चार्ज से आपको पता है कि r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वह E इक्वल टू 2k लैम्डा बटे r होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है तो इसके कारण इस पर एक फोर्स भी एक्ट होगा, जो कि अगर मान लीजिए ये प्लस Q चार्ज है तो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स एक्ट ऑन नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन जो होगा F बराबर Q इंटू E होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू कैपिटल E। अब ये कैपिटल E की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2k लैम्डा E अपान R होगा, ठीक है। और ये फोर्स जो करेगा वो फोर्स प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो mv² बटे r इक्वल टू 2k लैम्डा E अपान स्मॉल r। तो यहाँ से हम मैं वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा E अपान m।
ठीक है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 mv²। दैट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ये mv का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k लैम्डा ई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, ये क्या है आपका 2mv² है। दैट मीन सॉरी ये v² की वैल्यू रखा गया है क्या, नहीं mv²। ठीक है, v² का डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये v² का वैल्यू रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ v² का वैल्यू जब करेंगे तो v² बराबर आएगा 2k लैम्डा ई अपान यम। ठीक है, ये v² का डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखा गया है। ठीक है, तो क्या आएगा लैम्डा k लैम्डा ई इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मुझे यहीं से अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो यह बराबर होता है m/r⍵²। ठीक है, तो इसी को बराबर कर दीजिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही अगर मैं फाइंड करना चाहूँगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही हो जाएगा m/r⍵² इक्वल टू 2k लैम्डा ई अपान स्मॉल आर। दैट मीन्स ⍵² हमारा क्या हो जाएगा 2k लैम्डा ई अपान m/r²। ठीक है, दैट मीन्स ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2k लैम्डा ई अपान m/r²। यहाँ से मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ, t बराबर 2π/ω। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करता हूँ। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज या नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये कोई हमारे पास नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिस पर +q चार्ज है। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है वेयर वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लेन शीट के कारण σ/2ε0 होगा। अगर प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, अगर प्लेन शीट है तो हमारा प्लेन इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E = σ/2ε0। दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी जो होगा Q/सरफेस एरिया होगा। ठीक है, हाँ अगर ये सीट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यूनिफॉर्मली नॉर्मल एंड आउटवर्ड होगा। अगर ये सीट नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली नॉर्मल इनवर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अगर मान लीजिए 2 पैरेलल शीट ऑफ चार्ज हैं और दोनों इनफाइनाइट पैरेलल शीट चार्ज सब पर दोनों पर +q चार्ज है, तो इनसाइड जो होगा और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह E बराबर एट पॉइंट P, सॉरी आउटसाइड की बात कर रहा हूँ P' पर। ठीक है, आउटसाइड की बात करोगे तो E बराबर E1 + E2। दैट मीन्स σ1 + σ2 अपान 2ε0। अगर σ1 बराबर σ2 है एट पॉइंट P' पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह E = σ/2ε0 होगा। क्या होगा σ/ε0 अवे फ्रॉम द बोथ सीट 1 and 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर बात करें एट सीट पॉइंट P पर अगर बात करोगे तो E बराबर हमारे पास होगा E बराबर E21 - E2। दैट मीन्स σ1 - σ2 अपान 2ε0। इफ σ1 बराबर σ2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा 0। दैट मीन्स अगर मान लीजिए अगर ये बोथ प्लेट अगर आपका सेम प्लेट पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा बाहर 0 होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा और बाहर की तरफ हमारा σ/ε0 होगा। अगर बोथ प्लेट है पॉजिटिव। ठीक, अगर एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरा प्लेट अगर निगेटिव है, इफ वन सीट हैविंग चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव एंड निगेटिव, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा वह हमारा क्या होगा σ/ε0 और बाहर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इनसाइड जो होगा एट पॉइंट P, आउटसाइड क्या होगा 0 होगा और इनसाइड जो होगा वो हमारा क्या होगा σ/ε0 होगा। ठीक है, σ/ε0। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अब थिन स्फेरिकल सेल या हालो स्फेयर अगर मान लीजिए कोई हालो स्फेयर है उस पर +q चार्ज है जिसकी रेडियस क्या है R है, तो इस हालो स्फेयर के बाहर के साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा। तो इस हालो स्फेयर के कारण r डिस्टेंस पर मान लीजिए एक पॉइंट P है वेयर वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E की जो वैल्यू आती है वो E बराबर 1/4πε0 Q/r² होगा। ठीक है, वेयर σ = Q/4πr²। ठीक है, और यहाँ पर अगर चार्ज Q की बात करेंगे तो σ × 4πr² होगा। यहाँ पर इसको वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा E = σ/ε0 R² अपान r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड
आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड जो होगा स्फेरिकल सेल का ई बराबर इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फेरिकल सेल जो होगा मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रख देंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड थिन स्फेरिकल सेल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई किसी भी चार्ज मतलब स्फेरिकल सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जिससे उस गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वह जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड जो होगा वो जीरो। अब कैपिटल ई और स्मॉल आर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूँगा तो हमारे पास एक रेक्टेंगल हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ द चार्ज या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर है तो आउटसाइड जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह 1/4πε0 Q/r स्क्वायर होगा, ठीक है। वेयर चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा वो Q/4πr3, ठीक है। तो अब दैट मीन्स अगर मैं चार्ज क्यू की बात करूँ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, तो दैट मीन्स ई बराबर हमारे पास हो जाएगा रो अपान एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर क्यूब अपान 3r स्क्वायर, ठीक है। एट द सरफेस पर अगर बात करें तो ई इक्वल टू फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए रो अपान एप्सिलॉन जीरो कैपिटल r/r क्यूब होगा। इंटरनल सरफेस के लिए अगर बात करें तो क्या होगा, इंटरनल सरफेस के लिए अगर बात करें तो एट इंटरनल पॉइंट ई बराबर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। Q डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास आएगा ई इक्वल टू 1/4πε0 QR अपान स्मॉल आर क्यूब। दैट मीन्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई बराबर रो अपान एप्सिलॉन जीरो स्मॉल r/3 होगा, ठीक है। अब मैंने बताया सॉलिड स्फीयर के लिए अगर बात करेंगे, सॉलिड स्फीयर के लिए रो अपान एप्सिलॉन जीरो कैपिटल R क्यूब अपान स्मॉल r स्क्वायर। एट द सरफेस पर बात करेंगे तो रो अपान एप्सिलॉन जीरो कैपिटल r/3। इंटरनल के लिए बात करेंगे तो रो अपान एप्सिलॉन जीरो स्मॉल r/3 होगा। ई और स्मॉल आर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले ये सेंटर से ऑन द सरफेस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फिर रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की अगर बात करेंगे तो एट द एक्सटर्नल पॉइंट पर सेम वही वैल्यू जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की थी वही सेम वैल्यू होगी एट द एक्सटर्नल पॉइंट एट द सरफेस के लिए सेम, बस अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सॉलिड स्फीयर के अंदर जो होगा वो जीरो होगा कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग हॉलो सिलेंडर हुज रेडियस कैपिटल आर एंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा अगर है तो एट एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन सिग्मा इंटू कैपिटल आर एप्सिलॉन जीरो इंटू स्मॉल आर होगा। तो ई बराबर क्या होगा सिग्मा कैपिटल आर एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर होगा। एट द सरफेस पर अगर बात करें एट द सरफेस पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तो ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो होगा। इनसाइड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सॉलिड मतलब हॉलो सिलेंडर के इनसाइड जो होगा वो भी जीरो होगा। ये इनका ई और कैपिटल आर के बीच कैपिटल ई और स्मॉल आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो रेक्टेंगल हाइपरबोला मिलेगा। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर के लिए अगर बात करेंगे तो जे 2022 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एट द एक्सटर्नल पॉइंट पर बात करेंगे एट द एक्सटर्नल पॉइंट पर तो ये हमारा पास होगा एट द एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह ई इक्वल टू रो कैपिटल आर का होल स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर होगा, ठीक है। एट द सरफेस पर बात करें स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तो ई बराबर रो कैपिटल आर अपान 2 एप्सिलॉन जीरो होगा। इनसाइड जो होगा वह रो स्मॉल आर अपान 2 एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। जे में क्वेश्चन 2022 में क्या पूछा है कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू रिवॉल्व अराउंड द सॉलिड सिलेंडर सर्कुलर पाथ देन, तो हमारे पास क्या होगा अगर मान लीजिए कि कोई एक सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर से कोई चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, जस्ट ऐसे ही मैंने एक बताया था इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर, ठीक है। अब ये कोई चार्ज रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्यू ई होगा। ई की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दीजिए जो कि क्यू ई जो होगा वो mv²/r के बराबर कर दीजिएगा। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स क्यू ई बराबर mv²/r mv² बराबर क्यू ई स्मॉल आर। ई की वैल्यू हमारे पास क्या है रो कैपिटल आर का होल स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर।
तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी। तो Q कैपिटल ई स्मॉल आर बटे 2 हो जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रो कैपिटल Q कैपिटल R² अपॉन 4ε0, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू रॉड। अगर मान लीजिए कोई रॉड है, यल लेंथ का रॉड है, उस पर चार्ज प्लस Q है, तो हम यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब यल लेंथ पर हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट की जो विड्थ होगी वो dx होगी, उस पर चार्ज जो होगा वो dq होगा। अगर Q मान लीजिए अगर यल लेंथ का वायर पर चार्ज जो है कैपिटल Q है, तो वन लेंथ का क्या हो जाएगा, Q बटे यल हो जाएगा। ठीक है। वन लेंथ की अगर बात करेंगे तो अगर वन लेंथ के बाद Q बटे यल, तो dx लेंथ का अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dq इक्वल टू Q बाई कैपिटल L। थोड़ा सॉरी, इसको थोड़ा सा इसको बना लीजिए। यल लेंथ के चार्ज पर, यल लेंथ का अगर वायर है तो यल लेंथ राड पर चार्ज क्या होगा, कैपिटल Q होगा, तो वन लेंथ के राड पर क्या हो जाएगा, Q बटे यल होगा। ठीक है। हाँ, अब सही है। तो अब इसको बना लीजिए। क्या हो जाएगा, dx लेंथ की अगर बात करेंगे तो उस पर चार्ज dq होगा, तो Q बटे यल dx। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज के स्थान पर रख के इंटीग्रेट मार दीजिए, तो हमारे पास वैल्यू आएगा कैपिटल E इक्वल टू KQ अपॉन ए स्मॉल ए ब्रैकेट में A प्लस यल होगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q अपॉन ब्रैकेट में A ब्रैकेट में A प्लस यल होगा। ठीक है। अगर A इज़ वेरी स्मॉल, अगर A अगर छोटा हो जाएगा या फिर स्मॉल यल वेरी स्मॉल हो जाए, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इफ चार्ज डेंसिटी वेरी। अगर चार्ज डेंसिटी वेरी करेगा तो सेम यही है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो इसे स्मॉल, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर जाकर एक स्ट्रिप लेंगे, वही यूनिटरी मेथड सप्लाई करके यहाँ पर चार्ज dq की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। dq बराबर रो इंटू dv। अब यहाँ पर जो रो है वो वेरी कर रहा है, वैल्यू रखिए, q इनसाइड हमारा वैल्यू निकाल लीजिए। एक अब q इनसाइड वैल्यू निकालने के बाद गॉस लॉ अप्लाई करिए, वैल्यू आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो E की जो वैल्यू आएगी वह K Q इन अपान R² होगा। अब यहाँ से Q इन की जो वैल्यू है वो इसको रख दीजिए। Q इन की वैल्यू क्या है, रो पाई R, R कैपिटल R का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसको रखेंगे तो रो कैपिटल R का होल स्क्वायर अपान 4ε0 होगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जब दो चार्ज अपोजिट नेचर के चार्जेस, सेम मैग्नीट्यूड की चार्जेस स्मॉल 2l डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो, तो वो हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्मेशन करता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर P बराबर इन दोनों में से चार्जेस के मैग्नीट्यूड, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन 2l, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर P बराबर Q इंटू 2l। ठीक है। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन जो होता है वो -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू पोजीशन r एंड थीटा, अगर कोई r एंड थीटा पर पोजीशन पर हो तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, E r कामा थीटा इक्वल टू KP बटे r³ अंडर रूट 1 + 3 cos² थीटा होता है। ठीक है। क्या होता है, अगर कोई पोजीशन r कामा थीटा हो तो इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है KP बटे r³ अंडर रूट 1 + 3 cos² थीटा। ठीक है। अगर एक्सियल पॉइंट पर बात करेंगे तो थीटा बराबर 0, तो ये एक्सियल की तरफ बिहेव करेगा, मतलब ऑन द एक्सिस पर बात होगा, तो एक्सिस पर 2KP बटे r³। कास थीटा की वैल्यू अगर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो कास थीटा बराबर 0, तो कास की वैल्यू आता है 1 हो जाएगा, कास 0 की वैल्यू 1, तो 1 + 3 आपका हो जाएगा 4 का अंडर रूट निकालोगे तो 2KP बटे r³ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वाटोरियल पॉइंट पर अगर बात करोगे तो थीटा बराबर 90 की वैल्यू क्या होता है, कास 90 की वैल्यू 0, तो KP बटे r³ होता है। ठीक है। इसे जेई 2019-2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर दो डायपोल हो जिसका डायपोल मोमेंट P1 है और एक का डायपोल मोमेंट क्या है, P2 है, तो उससे अगर मान लीजिए उन दोनों डायपोल से एक 37 डिग्री पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँगा। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, तो थीटा के सामने को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, 90 के सामने को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, बचा हुआ बेस होता है।
ठीक है। तो tan 37 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये दैट मीन्स इक्वाटोरियल अपॉन एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वाटोरियल की वैल्यू 2 kp/2 अपॉन आर क्यूब, एक्सियल की वैल्यू अगर बात करेंगे 2 kp अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ P1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। टॉर्क बराबर होता है वेक्टर पी क्रॉस कैपिटल ई, ठीक है, या टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। वेक्टर पी बराबर होता है 2 QL। अब वेयर यल, अगर मैं यहाँ पर अगर यल वेक्टर क्वांटिटी में अगर बात करूँ, यल मतलब पोजीशन वेक्टर की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। और यहाँ पर टाउ बराबर होता है आई अल्फा, वेयर आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर एसएचएम की अगर बात करेंगे तो अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा, इन सब अगर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो यहाँ पर मैं अल्फा की वैल्यू यूज कर सकता हूँ, ठीक। ये एंगुलर एसएचएम के लिए होगा। वर्क डन बाय रोटेटिंग डायपोल, वर्क डन बाय रोटेटिंग डायपोल, एक्सटर्नल अगर डायपोल करेंगे वर्क डन के लिए तो पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होगा, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा वो पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर बात करेंगे तो माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इफ थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर 90, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो पीई cos थीटा होगा माइनस पीई cos थीटा। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको, जे में क्वेश्चन पूछा गया जो जे 2020 में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू डायपोल इफ द डायपोल मेक एन एंगल थीटा, अगर दो डायपोल उनके बीच में एंगल थीटा हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह हमारा क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सिंपली वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर दो वेक्टर के एक बीच में एंगल थीटा अगर है, ठीक है, दो डायपोल के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, P1 E1 cos थीटा या P2 E2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ P1 और E1 की वैल्यू जो होगा वो 2kp2 cos थीटा अपन आर क्यूब, इनको सॉल्व कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हो जाएगा 2P1P2 cos थीटा अपन के की वैल्यू 1/4π0 स्मॉल आर क्यूब। ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, के इनिशियल के फाइनल बराबर के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।